संसद के मानसून सत्र का यह दौर अब अपने अंतिम और सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण पड़ाव पर आ गया है, जहां गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। सत्र का समापन 13 अगस्त को होना है और आज यानी बुधवार को संसद में भारी सियासी घमासान देखने को मिलने वाला है। सरकार आज लोकसभा में एफसीआरए संशोधन बिल पेश कर सकती है और इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रख सकती है, जिसका विपक्षी पार्टियां पुरजोर विरोध करने की तैयारी में है। सत्र की शुरुआत से ही हंगामे के कारण सदन का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। विपक्ष मुख्य रूप से दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन और देश के मंदिरों में चढ़ावे और दान की चोरी तथा अनियमित रखरखाव के मुद्दों पर आक्रामक बना हुआ है। विपक्षी दलों ने इन मामलों पर सरकार से चर्चा की मांग की है, लेकिन जब केंद्र चर्चा के लिए राजी हुआ तो सदन में तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। मंगलवार को भी इसी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर बाद स्थगित करनी पड़ी। हालांकि इसी दौरान सरकार ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को बिना चर्चा के ही ध्वनिमत से पारित करा लिया। इस माहौल के बीच राजनीतिक बयानबाजी ने भी तापमान बढ़ा दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए छात्रों पर कार्यवाही और व्यवस्था की जवाबदेही को लेकर कड़े सवाल खड़े किए, जबकि कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने मंदिरों में चढ़ावे की चोरी के विषय पर तत्काल चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस पूरे गतिरोध और राजनीतिक टकराव कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं। यदि इसके सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो एफसीआरए संशोधन जैसे कड़े कानूनों को जीपीसी में भेजने में सफल हो सकती है, तो यह आंतरिक सुरक्षा और विदेशी फंडिंग पर नकेल कस सकता है। दिल्ली का एक टूरिस्ट सिटी से निकलकर प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अक्षरधाम मंदिर में स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026 के दौरान 4 नए स्पिरिचुअल हेरिटेज सर्किट लॉन्च किए हैं। इस पहल का उद्देश्य राजधानी की संस्कृति, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के सामने समग्र अनुभव के रूप में पेश करना है। इस योजना के सकारात्मक परिणामों की बात करें तो इससे पर्यटन को ठहराव की अवधि बढ़ेगी और महाकाल की तर्ज पर दिल्ली के धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों को वैश्विक पर्यटन और मानचित्र में पहचान मिलेगी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अंतर्राष्ट्रीय कानूनगो जगत में एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। रूस ने यूक्रेन के सरकारी ओस्टार्ड बैंड से जुड़े अरबों डॉलर के निवेश विवाद में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को अपना आधिकारिक मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह मामला 1998 की रूस यूक्रेन द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत शुरू हुआ है। यूक्रेन के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में रूसी सैन्य कार्यवाही के कारण अपनी संपत्तियों और कारोबार को हुए भारी नुकसान के लिए ओस्टार्ड बैंक ने रूस के सैकड़ों मिलियन डॉलर के मुआवजे की मांग की है। बैंक की ओर से औपचारिक नोटिस का जवाब न मिलने पर यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू हुई। इस मामले की सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। कोस्टा रिका की पूर्व व्यापार मंत्री डायला जिमेनेज को इस पैनल का अध्यक्ष चुना गया, जबकि ओस्टार्ड बैंक ने सिंगापुर के प्रोफेसर स्वारोक ब्रोलाकिस को अपना मध्यस्थ बनाया है। खास बात यह है कि इससे पहले रूस के 2 अन्य प्रस्तावों को ठुकराने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बार रूस की तरफ से मध्यस्थ बनने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। इस हाई प्रोफाइल नियुक्ति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। अच्छे परिणामों की बात करें तो वैश्विक मंच पर भारतीय न्यायपालिका और न्यायवेदों की साख मजबूत होगी, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ अपने निष्पक्षता और कानून की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। युद्धरत देशों के बीच भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के तहत संवाद और समाधान एक
सकारात्मक संदेश दुनिया भर में जाएगा। दूसरी ओर इसके बुरे परिणामों के तहत रूस यूक्रेन युद्ध से सीधे जुड़े होने के कारण भारत की रणनीतिक विदेश नीति के लिहाज से यह मामला कूटनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा हो सकता है। पश्चिमी देशों या संबंधित पक्षों की नाराजगी और फैसले के बाद मध्यस्थों पर राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोप लगने का खतरा भी बना रहेगा। यह केवल एक संपत्ति का विवाद नहीं बल्कि युद्ध काल के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की एक बड़ी परीक्षा है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के भारी हंगामे और प्रदर्शन के कारण सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। हालात इतने बिगड़ गए कि लोकसभा की कार्यवाही को तुरंत आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के इस आक्रामक रुख पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण ही सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा से भाग नहीं रही है और हम हर प्रकार की चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सरकार की मंशा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अब यह विपक्ष को तय करना है कि वे वास्तव में सदन में चर्चा चाहते हैं या सिर्फ हंगामा करना उनका एकमात्र मकसद है। गृह मंत्री ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि विपक्ष कहे तो आज चर्चा शुरू की जा सकती है और वह खुद कल दोपहर 3 बजे सदन में आकर सभी सवालों के विस्तृत जवाब देंगे। इस राजनीतिक गतिरोध के आने वाले समय में अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो यदि विपक्ष इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है तो देश के सामने गंभीर मुद्दों पर खुली चर्चा हो सकेगी और सरकार का पक्ष भी जनता के सामने आ जाएगा। इसके अलावा अमित शाह द्वारा खुद आगे आकर जवाब देने की पेशकश से जनता में यह संदेश जाता है कि सरकार संवाद स्थापित करने के पक्ष में है। वहीं दूसरी ओर इसके बुरे परिणामों पर नजर डालें तो संसद की कार्यवाही बार बार बाधित होने से देश के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और जनहित के विधेयकों पर असर पड़ता है जिससे जनता के समय और धन का नुकसान होता है। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवादहीनता बढ़ने से लोकतंत्र की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक कटुता और अधिक गहरी हो जाती है। अब सबकी निगाहें दोपहर 2 बजे पर टिकी हैं जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विपक्षी दल अमित शाह के 3 बजे वाली चर्चा के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या उनका हंगामा इसी तरह जारी रहता है। अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार होता है तो सदन का माहौल बदल सकता है, अन्यथा मौजूदा सत्र के बाकी दिनों में भी इसी तरह के हंगामे और बार बार स्थगन का दौर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DA News Plus।